हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा वेक्टर्स का सीरीज चल रहा है। आज का हम लोगों का ये क्लास जो है, ये चैप्टर 4 का लेक्चर 4 स्टार्ट होगा। आज हम लोग जो टॉपिक्स डील करेंगे उसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ रियल नंबर एंड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए आज देखते हैं कि इनको कैसे डील किया जाएगा। तो बच्चों, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। जब किसी वेक्टर में किसी रियल नंबर या स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर कहा जाता है। सपोज दैट कि हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए। जब इसमें किसी रियल नंबर n से या स्केलर क्वांटिटी n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया वेक्टर हमें मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो कैसे होता है कि जब किसी वेक्टर को एक रियल नंबर या एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है। तो इसे कैसे किया जाएगा कि अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर n, देन हमें जो मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। ये जब किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो मिलता है एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है और वो n टाइम्स बड़ा होता है इससे, जो दिया हुआ वेक्टर है उससे। जो नया वेक्टर हमें मिलता है वो n टाइम्स बड़ा होता है दिए हुए वेक्टर से। वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ n इंटू वेक्टर a, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा डिपेंड करता है n पे डिपेंड करता है। पहला, इफ अगर n पॉजिटिव होगा देन ये जो हमारा वेक्टर होगा, न्यू वेक्टर, ये पुराने वेक्टर के पैरेलल होगा, देन पैरेलल होगा वेक्टर ए के। अगर इसी में कह दिया जाए कि अगर n जो है ये निगेटिव अगर होता है देन n ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर ए। आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है, हम लोग के पास एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 मीटर। ये 2 मीटर का एक वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया n इज इक्वल टू 2 से, देन जो नया वेक्टर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, n इंटू वेक्टर ए, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 2 मीटर यानी 4 मीटर। यानी ये जो होगा ये 4 मीटर का एक वेक्टर हमें मिलेगा। इसके डायरेक्शन में
इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इसके मैग्नीट्यूड का डबल होता है, यानी n टाइम्स, यानी 2 गुना 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड जो है इसके मैग्नीट्यूड का, पुराने वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स बड़ा हो रहा है। बट इसका डायरेक्शन हमेशा डिपेंड करता है रियल नंबर पे। जिस रियल नंबर या जिस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई की जाती है उस पे इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है। अगर ये रियल नंबर पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन जो हमारे पास जो वेक्टर दिया हुआ है उसी के डायरेक्शन में होगा या उसके पैरेलल होगा। मगर जब n की वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये हमेशा एंटी पैरेलल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लिया जाए, अगर हमारे पास एक वेक्टर है 3 मीटर की, अगर हमारे पास एक वेक्टर दी हुई है, इसमें अगर n इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तब जो नया वेक्टर हमें मिलेगा वो होगा -6 मीटर। मैग्नीट्यूड इसकी क्या होगी 6 मीटर, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन, यानी 2 टाइम्स बड़ा एंटी पैरेलल होगा किसके, जो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है। यानी इसका जो वेक्टर जो हमारे पास ये दिया हुआ है उसका ये अपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है then find अगर हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, देन हमें फाइंड करना है 2 इंटू वैक्टर a, यानी वेक्टर ए में स्केलर क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू वेक्टर मिलेगा क्या होगा वो आपको डिटरमाइन करना है। तो जो नया वेक्टर हमें मिलेगा, चूँकि वेक्टर ए हमारे पास दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसमें n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो जो नया वेक्टर हमें मिलेगा वो n इंटू ए वैक्टर इक्वल टू 2 इंटू ए वैक्टर कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। इसलिए जो नया वेक्टर हमारे पास मिला ये क्या मिला, लेट बी वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। इसको हमने b मान लिया, इसको हमने क्या माना b, इसको हमने b मान लिया। दिस वेक्टर इज v वेक्टर। तो हमें जो नया वेक्टर मिला वो क्या मिला ये, और ये जो दिया हुआ है ये भी पॉजिटिव, जो हमारे पास है वो भी पॉजिटिव, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा दोनों पैरेलल होंगे। और ये पैरेलल होंगे इसका कंडीशन ये है कि जो स्केलर क्वांटिटी हमने मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव है। ठीक है, आइए इसमें एक और देखते हैं। इसमें एग्जांपल कि इफ अ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप and n a vector is equal to 4i cap plus 6j cap plus 8k cap, then find क्या निकालना है, find the value
वैल्यू ऑफ एन। अगर आपका वेक्टर दिया हुआ है, उसमें स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर न्यू वेक्टर हमें मिल रहा है वो दी हुई है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना स्केलर क्वांटिटी उसमें मल्टीप्लाई किया है, या रियल नंबर बताइए जिससे इस वेक्टर में मल्टीप्लाई करने के बाद ये वेक्टर हमें मिला है। तो ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अब इस पे आपसे पूछ रहा है एन का वैल्यू निकालिए। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन है, गिवन है क्या है, एन ए वेक्टर इज इक्वल टू, एन ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। हमारे पास वेक्टर क्या दिया हुआ है, हमारे पास वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि n का वैल्यू निकालिए, n का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से एन ए कैप इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ठीक, एन को लेके जाए, एन को यहीं रहने दीजिए और ए को यहाँ उठा के लेके जाइए। चलिए, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप बाई ए चला जाएगा नीचे, ये वेक्टर ए। समझ में आ रही है बात, ये कैसे हुआ। n इंटू ए वैक्टर इक्वल टू दिया हुआ है, n का वैल्यू हमारे पास पहले से दी हुई है। जब n वैक्टर दिया हुआ है तो ए वैक्टर दिया हुआ है तो n यहीं पे रहने देना है, एक उठा के इसको नीचे शिफ्ट करना है। ठीक, जब ये नीचे जाएगा वहाँ पे ए का वैल्यू रखाएगा, वहाँ पे ए का वैल्यू रखना है। ठीक है, ए इक्वल टू व्हाट, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन है इसमें, यहाँ पे अगर 2 कॉमन लिया जा रहा है तो ऊपर नीचे दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी 2 कॉमन लिया मैंने तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बाई 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। ये देखिए दोनों इक्वल हैं, दोनों कट गए। जब दोनों कट गया तो n इक्वल टू वॉट, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस n इज अ पॉजिटिव वैल्यू, n इज अ पॉजिटिव वैल्यू। जब n पॉजिटिव वैल्यू होगा देन वेक्टर ए एंड n into vector A both are in same direction, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, एक प्रश्न इसमें और लिया जाएगा, एक क्वेश्चन और इसमें लिया जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केल और क्वांटिटी या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर कॉन्सेप्ट यहाँ से समाप्त हो रहा है। उसके बाद देखा जाएगा पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है। चूँकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ने से पहले पैरेलल शिफ्टिंग और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देखा जाएगा। आज की वीडियो में देखते हैं कितना होता है। इसी में एक दिया हुआ है, सपोज दैट वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए इक्वल टू
दिया हुआ है क्वेश्चन कि इफ अ वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप एंड n into a vector is equal to -9i cap -12j cap -15k cap, then find the value of n। n की आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि n का वैल्यू इसमें क्या होगा। n इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। हमारे पास वेक्टर ए का वैल्यू भी दिया हुआ है। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये दोनों हमारे पास है। अब यहाँ से हमें n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे n इंटू ए का वैल्यू n इंटू ए इज इक्वल टू कितना है दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे n इंटू ए बट्टा में ए चला जाएगा नीचे, ए जब नीचे जाएगा तो क्या होगा वेक्टर ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे -9i कैप -12j कैप 15k कैप बटा ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, इससे इसमें डिवाइड करिए, इससे इसमें डिवाइड करिए और इससे इसमें डिवाइड करिए। देखिए कॉमन चीज़ निकल रहा है, क्या निकल रहा है कॉमन नंबर, वो -3 कॉमन निकल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या मिला मुझे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बाई 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है n इज इक्वल टू -3, जो कि एक निगेटिव वैल्यू है। यहाँ क्या मिल रहा है हमें ना n इज इक्वल टू -3, जो कि एक निगेटिव वैल्यू है। और जब n निगेटिव होगा तो जो वेक्टर हमें जो मिला हुआ है यहाँ पे जो दिया हुआ है वेक्टर, वो अपोजिट डायरेक्शन होगा वेक्टर ए के। ये n इंटू ए वैक्टर इज इन एंटी पैरेलल, इज इन एंटी या इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए के। यहाँ पे लिखेंगे सिंस n is a negative value therefore vector a and n into vector a both are anti-parallel, दोनों क्या है, दोनों एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पे मेन ये क्वेश्चन ये एग्जांपल बताने का मेरा मोटो ये था कि ये कंफर्म हो जाए कि जो स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई की जाती है, तो जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो टोटली डिपेंड करता है स्केलर क्वांटिटी के साइन पे। अगर इसे लिख दें यहाँ पे नोट करके, when a vector quantity, जब कोई वेक्टर क्वांटिटी is multiplied by a scalar क्वांटिटी, जब कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई की जाती है, then the
direction, the direction of new vector output, new vector output is completely depends on the sign of scalar quantity। जो नया हमारे पास वेक्टर मिलता है उसका डायरेक्शन कम्प्लीटली स्केलर क्वांटिटी के साइन पे डिपेंड करता है, और जो नया वेक्टर हमें मिलता है वो पुराने वेक्टर से n टाइम्स बड़ा होता है। न्यू वेक्टर is n time greater than old वेक्टर। जो नया वेक्टर होता है वो पुराने वेक्टर, यानी जो न्यू वेक्टर हमें मिलती है, जो नया वेक्टर हमें मिलता है ये पुराना जो वेक्टर, ये जो दिया हुआ वेक्टर जिसे कहते हैं उससे n टाइम्स बड़ा होता है। तो ये यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर या बाय अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए एक यहाँ पे देखते हैं पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ने से पहले पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लिया जाए पैरेलल शिफ्टिंग, इसको मिटा दें। आइए देखते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर, जब कोई वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिना किसी चेंजिंग के, जब कोई वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिना किसी चेंजिंग के वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट कर जाए पैरेलली, तो उसे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहा जाता है। यानी यहाँ पे कोई वेक्टर है जो थीटा एंगल पे सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे कोई वेक्टर दी हुई है। सपोज दैट कोई वेक्टर दी हुई है जो कि थीटा डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से ड्रॉ किया हुआ है। अगर इसे सिंपली उठा के यहाँ पे ला दिया जाए, बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन का सेंस इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होना चाहिए, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। एक और जाए यहाँ, सपोज दैट कि हमारे एक वेक्टर दी हुई है यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया जो कि ऐसे दिया हुआ है, इसका ये कोई वेक्टर दिया हुआ है ऐसे कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो इसको पैरेलल शिफ्टिंग जब करते हैं तो ये जब इसको पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे और पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको आगे बढ़ा देंगे, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऐसे करके पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसके मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और इसका एंगल भी सेम होना चाहिए। जब ये इसका एंगल और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो और ये पैरेलली शिफ्ट कर जाए तो इसमें वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका एक डिफिनीशन होता है पूरा, आइए उसे देखते हैं डिफिनीशन इसका क्या है।
कह रहा है कि अ वेक्टर रिमेन अनचेंज इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू itself without changing its magnitude and direction। मतलब कि एक वेक्टर बिना अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंजिंग किए हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर जाए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। यही है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर का मतलब होता है कि एक वेक्टर अपने प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर सकता है अगर वो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजिंग ना करे। यानी अगर मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है तो थीटा एंगल पे मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है थीटा एंगल पे, इसको पैरेलली शिफ्ट करा दें, पैरेलल शिफ्टिंग करके अगर ये यहाँ पे चला आए, यहाँ पे, और इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ना पड़े तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक इसी तरह अगर कोई वेक्टर हमारा ऐसे मूव कर रहा है, वेक्टर ये दिया हो और इसे पैरेलली उठा के यहाँ पे ला के रख दिया जाए, पैरेलली उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये वेक्टर उठ के यहाँ चला है, ये वेक्टर यहाँ है उठ के यहाँ चला है, जो ये डायरेक्शन वही यहाँ पे डायरेक्शन, जो यहाँ मैग्नीट्यूड वो यहाँ मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वेक्टर रिमेन अनचेंज। पैरेलल शिफ्टिंग में यही होता है। एक पॉइंट इसमें है कि इन पैरेलल शिफ्टिंग angle from horizontal and angle from vertical axis remain unchanged। Angle from horizontal and vertical axis remain अनचेंज। वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वेक्टर का, सपोज दैट कि हमारा वेक्टर का वर्टिकल एक्सिस से हमारा एंगल जो है वो 30 डिग्री का है और हॉरिजॉन्टल एंगल से इसका 30 डिग्री का है और वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल है। अगर इसे हम चेंज करके दूसरे एंगल पे लेके चले जाते हैं, दूसरे प्लेन पे, यहाँ पे दूसरे जगह अगर हमने इसे चेंज किया और इसको इसमें ले के रख दिया, ऐसे ला के रख दिया, तो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वही यहाँ पे आगे बनना चाहिए और वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है वही बनना चाहिए। अगर दूसरा एंगल बन रहा है तो इसे पैरेलल शिफ्टिंग नहीं माना जाएगा। पैरेलल शिफ्टिंग का रूल होता है कि एंगल रिमेन अनचेंज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। यानी वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ये होता है। एक इसमें पॉइंट है कि अगर कोई हमारे पास ब्लॉक है, एक इसमें पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए सपोज दैट, और इस पर हमारा एक फोर्स लग रहा है F = 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो पैरेलल शिफ्टिंग से इसे हम लोग चाहें इसी ब्लॉक को पैरेलल शिफ्टिंग से यहाँ पे जो फोर्स जो था पुशिंग फोर्स, इसको पुलिंग फोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं F = 15 न्यूटन। बट शर्त है कि
बॉडी ऑफ एक्टिंग फोर्स रिमेन अनचेंज, यानी for parallel shifting the body of acting force remain unchanged, यानी जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है पैरेलल शिफ्टिंग से उसी बॉडी पर फोर्स लगना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि फोर्स लगाते समय बॉडी ए अप्लाई कर रहे हैं और जब फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, पैरेलल शिफ्ट करा दिया, तो यहाँ पे बॉडी को चेंज करवा दिए। जब बॉडी चेंज हो जाएगी तो पैरेलल शिफ्टिंग अप्लाई नहीं होगा। पैरेलल शिफ्टिंग अप्लाई करने के लिए बॉडी का कांस्टेंट रहना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक दिया हुआ है बॉडी ए, इस पर हमने लगाया F = 5 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पे हमारे पास एक दिया हुआ है बी और इस पर भी हमने लगाया F = 5 न्यूटन का फोर्स। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग नहीं कहलाता है। ये पैरेलल शिफ्टिंग नॉट होल्ड, पैरेलल शिफ्टिंग ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी अलग अलग हो जा रहा है। बॉडी पैरेलल शिफ्टिंग के लिए कंडीशन है कि बॉडी को सेम होना चाहिए। एक ही बॉडी पे आप एक ही बॉडी पे सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड से आप पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू फोर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर डायरेक्शन और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहीं पे बता के इस वीडियो को मैं यहीं पे शॉर्ट कर रहा हूँ। ओके, बाय।